हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। दिस इज सिया। होप आप सभी अच्छे हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो बेसिकली आज के सेशन में हम 12 एंड 13 मार्च दोनों दिन के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। कल मंथली वीडियो के कारण मैं पब्लिश नहीं कर पाई थी, बट इस सेशन में लगभग 13 से 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रामसर अवार्ड। यूरोप को काफी डिस्कस किया जाएगा, सीआईएसएफ रेजिंग डे, सिप्री रिपोर्ट एंड मेनी मोर, राइट? And the most important thing, all these questions are part of daily 20 MCQ series, which is available on GK Today application on it, right? Start karte hain. And the first question here on the screen. According to SIPRI report, which country became the largest arms importer in the world during 2020 to 24? So 2020 से लेके 24 तक का डेटा सिप्री की रिपोर्ट। एंड कौन सा कंट्री है जो लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर रिकॉग्नाइज किया गया है, बना है? एंड दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन। सो सबसे बड़ा हथियार आयतक बन गया है कौन? यूक्रेन। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिप्री का रिपोर्ट फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। सो इन्होंने 2020 से 24 तक का डेटा साझा किया और इंडिया इसमें सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया, पहचाना गया। और इंडिया का जो इंपोर्ट है वो 9.3% से डिक्रीज हुआ है अगर 2015 से लेकर 19 तक का डेटा से कंपेयर किया जाए तो। सो आयत इंडिया का घटा है, राइट? और यूक्रेन बना है द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, सबसे बड़ा हथियार आयातक। और इनका जो इंपोर्ट है वो 100 टाइम इंक्रीज हुआ है जस्ट बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर, राइट? जबकि इंडिया का अगर रशिया से कनेक्शन देखा जाए तो इंडिया का जो इंपोर्ट है रशिया से वो 55% से 36% तक डिक्रीज हुआ है, राइट? एंड यूएस ने ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट में लेड करा है, 43% बताया गया यूएस का एक्सपोर्ट। रशिया का जो एक्सपोर्ट है वो 64% से घटा है, डिक्रीज हुआ है। एंड चाइना ये टॉप 10 इंपोर्टर लिस्ट से हटा है। ऐसा पहली बार हुआ है 1990 से 94 तक के, और अभी तक जब चाइना इस लिस्ट में नहीं है, टॉप 10 इंपोर्टर लिस्ट में चाइना को काउंट नहीं किया जा रहा, राइट? सो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है, सिप्री की रिपोर्ट, यूक्रेन बना है द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर हथियार आयतक। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूक्रेन को। सो यूक्रेन काफी इंपॉर्टेंट है। एंड यूक्रेन बेसिकली ये यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर रशिया। सो रशिया बेसिकली यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है। जो यूराल माउंटेन रेंज है वो दोनों को कनेक्ट करती है, रशिया को एशिया कॉन्टिनेंट एंड यूरोप कॉन्टिनेंट पे। एंड यूक्रेन सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट का। एंड यूक्रेन की कैपिटल क्या है? सो कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। कीव इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट यूक्रेन की कौन कौन सी कंट्री यूक्रेन के साथ बॉर्डर साझा करती है। एंड दैट इज बेसिकली पोलैंड, बेलारूस, स्लोवाकिया, हंगरी, मोल्डोवा एंड रोमानिया। ये है यूक्रेन की नेबर कंट्रीज है जो यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। और इसी के साथ बुल्गारिया यह यूक्रेन के साथ बॉर्डर साझा नहीं करता। ऑप्शन में चेक रिपब्लिक था, वह भी नहीं करता। लिथुआनिया एंड लातविया था, वह भी, लतविया वह भी नहीं करता, राइट? सो ओवरऑल नेबर कंट्रीज आपको ध्यान रखनी है यूक्रेन की। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पर हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। एंड द क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन, रिसेंटली इंडिया एंड रशिया एग्री टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड टू $100 बिलियन बाय विच ईयर? एंड 2030 तक रशिया के साथ हम $100 बिलियन का ट्रेड करेंगे। एंड शाहीन सेकंड मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? पाकिस्तान ने इसे डेवलप करा है। दी शाही सेकंड मिसाइल, इट इज बेसिकली शाही। Which countries are part of Quad Nation? And that is Australia, India, Japan, and United States. Recently, Abdul Majid Tebboune has been elected as the president of which country? अल्जीरिया के यह प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बिटवीन है। एंड एमओयू साइन किया गया इंडिया के साथ सो दैट बायलैटरल कोऑपरेशन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग इसे एनहांस किया जा सके। यूएई ने इसे किया है। एंड व्हाट इज वैगनर ग्रुप? रिसेंटली मेंशन न्यूज। सो वैगनर ग्रुप क्या है? रशियन पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वैगनर ग्रुप। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। And the next question is, which country recently deployed a powerful large-phased array radar near the Myanmar border? So recently एक country ने radar system को apply करा है, deploy करा है
कहाँ पर डिप्लॉय करा है? एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चाइना, एंड दैट इज LPAR, द लार्ज फेज्ड अरे रडार, राइट। बेसिकली यह जो रडार है ये चाइना ने डिप्लॉय करा म्यांमार बॉर्डर के अलोंग साइड। बेसिकली चाइना का यूनान प्रोविंस है जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा करता है, और यहाँ पर यूनान में चाइना ने डिप्लॉय करा है द लार्ज फेज्ड अरे रडार सिस्टम, सो दैट जो बैलिस्टिक मिसाइल है उन्हें ट्रैक एंड डिटेक्ट किया जा सके। 5000 किलोमीटर की रेंज को यह जो रडार है कवर करता है, और LPAR इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल एंटीना सिस्टम को यूज करता है सो दैट इंस्टेंट स्कैनिंग पर फोकस किया जा सके, अर्ली वार्निंग एंड एयर डिफेंस, यह इसका ऑब्जेक्टिव है। सो चाइना से रिलेटेड है LPAR सिस्टम, द लार्ज फेज अरे रडार, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। The next question is, which country is the world's largest producer of cassava that was recently highlighted in news? So cassava news में रहा, और कौन सा कंट्री इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? कुछ स्वीट पोटैटो की तरह ये लुक दे रहा है अपना, एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। सो नाइजीरिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कसावा का। सो इंडिजिनस फार्मिंग किसकी? कसावा की। उसके वजह से जो कसावा का जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो प्रिजर्व हुई है 1000 ऑफ ईयर से। और कसावा एक रूट वेजिटेबल है जो साउथ अमेरिका की नेटिव है, लेकिन काफी वाइडली पॉपुलर हो रही है ये नाइजीरिया में, अफ्रीका में, एशिया में, और इसकी प्रोडक्शन पर काफी फोकस किया जा रहा है। रिच इन एनर्जी, वाइटामिन है, और इंडिया में 2018 में कसावा को रिकॉग्नाइज किया गया, एंड बायोफ्यूल पॉलिसी को लॉन्च किया गया 2018 में फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन, और उसमें कसावा को यूज करने के लिए जोर दिया गया था और इंडिया की 2018 बायोफ्यूल पॉलिसी में, राइट। सो ओवरऑल कसावा का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? नाइजीरिया को रिकॉग्नाइज किया गया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। The next is, the Global Engagement Scheme is initiated by which ministry? So a scheme, Global Engagement Scheme इसे initiate करा है Ministry of Culture, कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत है। सो कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है। सो रिसेंटली इस स्कीम को लोकसभा में डिस्कस किया गया, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसे लॉन्च किया था सो दैट इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है उसे वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया जा सके वेरियस आर्ट फॉर्म्स के थ्रू। सो इस स्कीम के तहत इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बूस्ट किया जा रहा है, और महाराष्ट्र के जो आर्टिस्ट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल में इस स्कीम के तहत, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ऑपरेट किया जाता है द ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स को जो इंडिया और स्टेट से रिलेटेड है, एंड दैट इज बीमा सखी योजना। यह किसका इनिशिएटिव है? LIC का। विवाद से विश्वास स्कीम टैक्सेशन सेक्टर से यह रिलेटेड है, एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम से किसने इंप्लीमेंट करा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इसे इंप्लीमेंट करा है। एंड रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स स्कीम, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर यह आता है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना, इसे किस स्टेट ने लॉन्च करा? असम ने, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015 में इसे लॉन्च किया गया था, और नोडल एजेंसी इसकी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। एंड ईसाई कुडील स्कीम म्यूजिक को एनहांस करने के लिए इसे लॉन्च किया गया, डांस एजुकेशन को एनहांस करने के लिए पुडुचेरी यूटी में इसे लॉन्च किया गया। The next question, and that is, North Sea that was recently seen in news is the marginal sea of which ocean? So North Sea न्यूज में रहा, और यह किस ओशन का मार्जिनल सी है? कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, यह है नॉर्थ सी, और यह मार्जिनल सी है अटलांटिक ओशन में। सो रिसेंटली एक ऑयल टैंकर कोलाइड हुआ कार्गो शिप से नॉर्थ सी में, और इसके कारण लार्ज फायर देखने को मिला। 32 पीपल इंजर हुए हैं, और जो यूके कोस्ट गार्ड है उन्होंने एक मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करा है नॉर्थ सी में, सो दैट जो फायर यहाँ पर फैली है उसे कंट्रोल किया जा सके। इमरजेंसी सर्विसेज को अप्लाई किया गया दी नॉर्थ सी में। सो नॉर्थ सी अटलांटिक ओशन का मार्जिनल सी है। सेवरल कंट्रीज के साथ ये हम बॉर्डर करते हैं, जस्ट लाइक ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। एग्जैक्टली अगर हम नॉर्थ सी को डिस्कस करें, सो नॉर्थ सी के जो भी कंट्रीज है बॉर्डर कंट्रीज, जस्ट लाइक ग्रेट ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, एंड फ्रांस हो गया। सो मेजर यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है द नॉर्थ सी।
सो नॉर्थ सी की लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, यूरोप कॉन्टिनेंट में यह लोकेटेड है, ब्रिटेन एंड नॉर्वे के बिटवीन साइड. Let's move to the next slide. And the next is, which three countries have recently conducted the joint naval drill called Maritime Security Belt 2025 in the Middle East? So Middle East में यह जो एक्सरसाइज है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट, इसे किसने कंडक्ट कराया? चाइना, ईरान एंड रशिया ने कराया. एक जॉइंट नेवल ड्रिल एक्सरसाइज है जिसका नाम है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट. और कहाँ पर हुआ ये? गल्फ ऑफ ओमान में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया. गल्फ ऑफ ओमान कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं मैप में. और गल्फ ऑफ ओमान के आगे है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. ये जो आपको दिख रहा है ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान के नीचे और यूएई के ऊपर. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कनेक्ट रहता है द गल्फ ऑफ ओमान. एक वाइटल ऑयल ट्रेड रूट है. वर्ल्ड का जो मेजर ऑयल ट्रेडिंग होती है वो इस रूट से होती है. और ये जो एक्सरसाइज थी इसका 5th एडिशन था चाइना, ईरान एंड रशिया के बिटवीन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो यहाँ पे हम रीसेंट एक्सरसाइजेस रिवाइज करेंगे एंड दैट इज एक्सरसाइज डेजर्ट हंट. यह कहाँ पर हुई? जोधपुर, राजस्थान. सागर कवच इंडियन कोस्ट गार्ड ने वेस्ट बंगाल में कराया. जल थल रक्षा यह जो इंडियन आर्मी ने करवाया, गुजरात में करवाया. एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन यह जापान और इंडिया के बिटवीन. एक्सरसाइज कमोडो यह हुआ इंडोनेशिया में. एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया एंड इजिप्ट के बिटवीन. एंड जॉइंट एयरबोर्न एक्सरसाइज जिसे इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट कराया, दैट इज एक्सरसाइज बेंच रेडर्स. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. विच कंट्रीज आर्किटेक्ट, that is Liu Jiakun, has been named the winner of the 2025 Pritzker Architecture Prize. So recently एक चाइनीज आर्किटेक्ट को रिकॉग्नाइज किया गया जिनका नाम है लियू जियाकुन और इन्होंने जीता है 2025 का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड. राइट, सो बेसिकली प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसे कहा जाता है द नोबेल प्राइज फॉर आर्किटेक्चर. सो आर्किटेक्चर फील्ड में नोबेल प्राइज, और इसके लिए प्रिट्जकर जो प्राइज है इसे बनाया गया है. बेसिकली 1979 में इस अवार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था. मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड है आर्किटेक्चर फील्ड में. जो ह्यूमैनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन है उसे रिकॉग्नाइज करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. और लियू यह 54th विनर रहे इस अवार्ड के लिए और 3rd चाइनीज आर्किटेक्ट रहे आफ्टर दी IM पाई एंड वांगशू. सो इससे पहले चाइना के इन दोनों आर्टिस्ट ने ऑलरेडी जीत लिया है द प्रिट्जकर अवार्ड. ना 2025 में 3rd चाइनीज दैट इज लियू जियाकुन और इन्होंने जीता है द प्रिट्जकर अवार्ड रिसेंटली जिसे नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है. राइट, इसी के साथ प्रिट्जकर अवार्ड सो सबसे पहले किसे मिला था यह अवार्ड? 1979, दैट इज फिलिप जॉनसन. सो फिलिप जॉनसन का नाम इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट टाइम प्रिट्जकर अवार्ड दिया गया था. The next is Kursk region, which was seen in news, is located in which country? So Kursk region यह न्यूज में रहा. किस कंट्री में यह लोकेटेड है? रशिया में यह लोकेटेड है कुर्स्क. सो रिसेंटली जो रशियन ट्रूप्स है वो मेजर ऑफेंसिव अटैक्स लॉन्च कर रहे सो दैट जो कुर्स्क रीजन के अपने पार्ट है उन्हें रिक्लेम किया जा सके फ्रॉम यूक्रेन. सो यूक्रेन रशिया वॉर में यूक्रेन ने जो भी पार्ट कुर्स्क का अपने अंडर में लिया रशिया उसे वापस छीन रहा है और उसके लिए अटैक्स को लॉन्च किया गया. बेसिकली मॉस्को से 450 किलोमीटर साउथ में लोकेटेड है कुर्स्क. और रीजन काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सॉइल फर्टाइल है यहाँ की बहुत ज्यादा. ब्लैक अर्थ टेरिटरी कहा जाता है कुर्स्क को. बेसिकली जो कुर्स्क रीजन है वो ब्लैक अर्थ टेरिटरी में आता है एंड दैट्स व्हाई द हाईली फर्टाइल सॉइल. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. रिसेंटली विच स्टेट बिकेम्स द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट? सो इंडिया का ऐसा स्टेट जिन्होंने खुद का सैटेलाइट लॉन्च कर दिया जिसका नाम है असम सैट एंड दैट इज असम. सो असम ने लॉन्च करा है असम सैट ओन सैटेलाइट 25-26 में सो दैट सोशल इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स को इम्प्रूव किया जा सके, बॉर्डर सिक्योरिटी को एनहांस किया जा सके. राइट, सो असम सैट एग्रीकल्चर में हेल्प प्रोवाइड कराएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सिक्योरिटी ऑपरेशन में, और इसे इन स्पेस एंड इसरो ने मिलकर डेवलप किया है. सो असम की टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस को बूस्ट करेगा, सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को एनहांस किया जाएगा असम में. सो असम की असम सैट और ये इंडिया की पहली किसी पर्टिकुलर स्टेट की ओन सैटेलाइट रहने वाली है. राइट, the next question, who won the doubles title at the 2025 Rwandan Challenger Tennis Tournament? So a tournament that is Rwanda Challenger Tennis Tournament. और किन्होंने इसमें जो डबल टाइटल है क्लिंच करा? दैट इज सिद्धार्थ
बांथिया एंड अलेक्जेंडर डॉन्स्की। सो इन्होंने जीता है इस टाइटल को, दैट इज रवांडा चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट, राइट। एंड बेसिकली 3rd से 9th मार्च तक यह चला था, कि गाली में हुआ था। एटीपी 100 इवेंट है और इसके लिए जो प्राइस पुल है वो सब लगभग $1,60,000 प्राइस पुल फॉर द रवांडा चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट, जिसे जीता है इंडियन ओरिजिन सिद्धांत बांथिया एंड जो बुल्गारिया है उनकी प्लेयर अलेक्जेंडर डॉन्स्की ने, राइट। The next question, which country recently quit the convention on cluster munition banning cluster bombs? So recently एक term news में था, that is the CCM, the Convention on Cluster Munition। और एक country ने इस जो भी डील है, एक टाइप की ट्रीटी है यह, और इससे अपना हाथ पीछे ले लिया है। एंड दैट कंट्री इज लिथुआनिया। सो लिथुआनिया बेसिकली बाल्टिक नेशन में लिथुआनिया को काउंट किया जाता है। एंड लिथुआनिया ने रिसेंटली सीसीएम जो ट्रीटी है उसे छोड़ा है ड्यू टू सिक्योरिटी फियर्स रिलेटेड टू रशिया। सो बेसिकली सीसीएम होता है क्या है? सो सीसीएम जितने भी टाइप के बॉम्ब है, स्टॉक उसको ट्रांसफर करना, उसे प्रोड्यूस करना, क्लस्टर में यूज करना, उसको बैन करता है। सो बेसिकली सीसीएम के तहत क्लस्टर बॉम्बिंग को बैन किया जाता है। ओवरऑल 1112 इसके मेंबर है, जिसमें से 12 ने तो अभी तक साइन नहीं करे हैं, रेटिफाई होने के लिए वेटिंग में लगे हुए हैं। मेजर कंट्रीज लाइक इंडिया, यूएस, रशिया, चाइना, यूक्रेन, इजराइल इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है। और लिथुआनिया जो कि एक बाल्टिक नेशन है, वो इसका पार्ट था लेकिन इससे हट चुका है, बिकॉज उसको फियर है फ्यूचर में रशिया हम पर अटैक करेगा, और अगर हम उसके अगेंस्ट में कुछ डिफेंस इक्विपमेंट को यूज नहीं कर पाएंगे, बॉम्बिंग नहीं कर पाएंगे, तो हम खुद को कैसे बचाएंगे? सो दैट्स वाई सीसीएम से हट चुका है लिथुआनिया, राइट। एंड दैट्स वाई ये कंट्री अभी न्यूज में रही। लिथुआनिया बाल्टिक नेशन में काउंट किया जाता है। नाउ आप बताइए कि बाल्टिक नेशन में जो अदर 2 कंट्रीज है वह कौन सी है? नॉर्दर्न यूरोप में यह लोकेटेड है। सो बेसिकली लातविया, एस्टोनिया एंड लिथुआनिया, इन तीनों को काउंट किया जाता है द बाल्टिक नेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has became the first Indian to be honored with the Ramsar Award for wetland wise use? So wetland wise use और इसके लिए रामसर अवार्ड मिला, और ये अवार्ड पाने वाले ये पहले इंडियन है, दैट्स वाई काफी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज जयश्री वेंकटेशन। सो जयश्री वेंकटेशन इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया फॉर द रामसर अवार्ड, और द फर्स्ट इंडियन यह बने, राइट। सो फर्स्ट इंडियन है जिन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा वेटलैंड वाइज यूज के लिए, और रिकॉग्नाइज किया गया है इन्हें 12 विमेन चेंज मेकर्स इन दी वेटलैंड एज वन ऑफ दी 12। सो 12 में से एक है जो इंडिया से है, एंड इन्होंने बेसिकली डिकेट्स अपने डेडिकेट करे हैं वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए इंडिया में। पर्टिकुलरली चेन्नई के जो पलिकंडाई मार्श है वहां पर डेवलपमेंट पर, कंजर्वेशन पर इन्होंने फोकस करा है, और इसलिए इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया रामसर अवार्ड के लिए, राइट। और बेसिकली इन्होंने ये जो अवार्ड है अपने लेट फादर को डेडिकेट करा, और वेटलैंड मैनेजमेंट को यह दिखाता है। सो आपको इनका नाम ध्यान रखना है, जयश्री वेंकटेशन, और केयर अर्थ ट्रस्ट है इनकी को फाउंडर है यह, और फर्स्ट इंडियन यह बनी रामसर अवार्ड पाने के लिए, राइट। इसी के साथ इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अभी रिसेंटली 4 साइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था 2 Feb को, एंड टोटल कितनी साइट्स हो चुकी है? रामसर कन्वेंशन यह कब हुआ था? 1971 में हुआ था। प्राइमरी पर्पस क्या था? वेटलैंड कंजर्वेशन, यह प्राइमरी पर्पस था। वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया कौन सा है? पेंटानल, यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवार्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं। अवार्ड्स, ऑनर्स एंड पर्सन इन न्यूज। सो विच कंट्री हैज बीन ऑनर्ड विद इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशिया एंड पैसिफिक? एंड दैट इज इंडिया। इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया। विच मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। एंड हाउ मेनी मेडल्स एंड मेडेलियन ऑफ एक्सीलेंस रिसेंटली अर्न बाय इंडिया एट द वर्ल्ड स्किल्स 2024 कॉम्पिटिशन इन लियोन, फ्रांस? टोटल 16 मेंबर्स को ये मेडल दिए गए थे। Who have been awarded the Midori Prize बायोडाइवर्सिटी के लिए, and that is Vera Voronova and Isabel
ऑगस्टिना एंड कैलड्रोन कार्लोस, इन्हें ये अवार्ड दिया गया। मे भी थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है, सम इंडियन नेम नहीं है यह। विच इंस्टीट्यूट वाज ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड इन दिसंबर 2024, दैट इज कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद, इन्हें ये अवार्ड दिया गया। Recently, the Indian Council of Medical Research received the 2024 UN Agency Task Award for its contribution in which field, and that is non-communicable disease. So non-communicable disease field में अपने contribution के लिए ये award दिया गया Indian Council of Medical Research को। Best Heritage Tourism Village Award यह किस स्टेट को मिला? मणिपुर को मिला, राइट। सो मणिपुर में लोकेटेड है और बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड दिया गया किसको? एंड्रो को। सो एंड्रो मणिपुर में लोकेटेड है और इस विलेज को रिकॉग्नाइज किया गया द बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, which day is celebrated as CISF Raising Day every year? So CISF, the Central Industrial Security Force Day, हर साल कब रिकॉग्नाइज किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है? The date is 10th of March. So 10th of March CISF रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया इंडिया में, सो दैट CISF को ऑनर किया जा सके। सो 56th रेजिंग डे था, यह 10th मार्च 2025 को ऑब्जर्व किया गया। इसके लिए जो इवेंट था वो तमिलनाडु में हुआ। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह चीफ गेस्ट बने थे। बेसिकली CISF को 1969 में फाउंड किया गया था। एट प्रेजेंट 3000 प्लस स्टाफ है यहाँ के लिए और बेसिकली इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया के जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इंक्लूडिंग एयरपोर्ट, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सो एयरपोर्ट में आप जो भी सिक्योरिटी देखते हैं वह किससे रिलेटेड है? CISF से रिलेटेड है, द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, राइट। एंड एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है CISF के? राजविंदर सिंह भाटी, यह एजेंसी एग्जीक्यूटिव है CISF के लिए। एंड 1969 में इस बॉडी को फाउंड किया गया था। इंडिया के एयरपोर्ट को सिक्योर करता है यह मेनली, राइट। सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विथ प्लेसेस इन न्यूज करंट अफेयर, एंड इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं, राइट। सो होप इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।